हेलो दोस्तों, जीके के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए में कानून के समक्ष समानता है तो यह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा गया सामाजिक समानता, तो यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि सामाजिक समानता होनी चाहिए। और अवसर की जो समानता है यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, और ये जो आर्थिक समानता है यह मौलिक अधिकार में नहीं दी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो मौलिक अधिकार है यह संविधान के किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, तो इसे भी याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उस समय पृथ्वी के सतह के अंदर यानी कि भूगर्भ में जो तरल पदार्थ होता है उससे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, और यह जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाती है ज्वालामुखी के मुख से, तो इसे हम कहते हैं लावा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगर पृथ्वी के सतह के अंदर है तो वह मैग्मा है, और जब पृथ्वी के सतह से बाहर आ जाती है तो वह लावा होती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को शोषित करता है वह होता है कैडमियम। ठीक है, यह जो कैडमियम होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित कर लेता है। इससे हम क्या करते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसकी गति को हम धीमा कर सकते हैं, या फिर नाभिकीय रिएक्टर को बंद करना हो तो इस कैडमियम का ही प्रयोग करके हम उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमलगम में क्या रहता है? तो सबसे पहले आप जाने कि यह अमलगम होता क्या है। तो पारा जो होता है वह दूसरे धातु के साथ मिलकर के जो धातु का घोल बनाता है उसी को हम कहते हैं अमलगम। यानी कि अमलगम जो होता है इसमें पारा अनिवार्य रूप से मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Hg, या जो कि पारा जो है उसका रासायनिक सूत्र है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह है यह सिखों के अंतिम गुरु थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर के गुरु थे तो यह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इसके बाद सिखों का नेतृत्व किया गया था बंदा बहादुर के द्वारा। तो ऑप्शन सी, बंदा बहादुर, राइट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? ठीक है, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा की जो पर्वत है इनके बीच से होकर के कौन सी नदी इनमें से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है इसी के उत्तर में विंध्य पर्वत जो है वह स्थित है, और दक्षिण में इसके स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गिरती कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी में। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1312 मीटर। तो इन सबको याद रखना आपको, निकलती है अमरकंटक से, जाकर के गिरती है खंबात की खाड़ी में, और कुल लंबाई है 1312 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वह होता है वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सबसे पहले माइक्रोफोन जो है इसका काम जाने आपकी क्या होता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि माइक्रोफोन जो है वह क्या करती है। तो ये जो माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफोन है इसका आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। तो ऑप्शन सी, ग्राहम बेल, राइट आंसर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यही ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन का भी आविष्कार किया था, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है, यानी कि उसका असर जो है वह ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है, तो वह है दाब। ठीक है, दाब जो होती है इससे ध्वनि के वेग पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान जो है, घनत्व और आर्द्रता, इनका जो प्रभाव है वह ध्वनि के वेग पर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का वेग जो है वह वायु में कितना है, तो यह होता है 332 मीटर, कहीं कहीं आपको 330 मीटर भी मिलेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो सबसे पहले आप जानें कि ये राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है। ठीक है, तो देखिए किसी भी विधेयक पर जब दोनों में असहमति हो यानी कि विरोध हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इसके सदस्य आपस में बैठ करके उसको सुलझा लेंगे। और इसकी बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अब इन दोनों की बैठक होगी तो कोई इनका अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो यह भी पूछा जाता है सवाल कि जब संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने भारत में अपनी राजधानी 1701 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पुद्दुचेरी को। ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम पुद्दुचेरी नहीं था बल्कि पांडिचेरी था। तो इसे भी ध्यान में रखना आपको, कभी कभी ऑप्शन में पुद्दुचेरी या फिर पांडिचेरी दोनों में से कोई दे सकता है, तो जो होगा उसको राइट आंसर आपको चुन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, यही जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगर दूरी के मामले में पूछे कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, कौन से नंबर का ग्रह है, तो यह 5वां ग्रह होता है दूरी के मामले में, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी यानी सबसे ज़्यादा दूरी तय करे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 45 डिग्री जो है, अगर हम क्षैतिज से किसी भी गेंद को या किसी भी वस्तु को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वह क्षैतिज में सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, यानी कि उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर है। ठीक है, एक्टियोमीटर जो होता है उससे हम सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्रिस्कोग्राफ दिया है, तो इससे हम पौधों की जो वृद्धि है उसको मापा जाता है। और पायरोमीटर जो है इससे हम काफ़ी ज़्यादा उच्च तापमान को मापते हैं। और बैरोमीटर जो है इससे हम वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, आपको इन चारों को याद रखना है, ये चारों जो हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो कपास की खेती जो है इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये जो काली मिट्टी है इसी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, अगला सवाल देख लें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए हम एंटी पायरेटिक दवा लेते हैं। यह जो पायरेटिक होता है इसका मतलब ही होता है ताप। ठीक है, तो ताप को कम करने के लिए जो हम दवा लेंगे वह होगी एंटी पायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? तो देखिए इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस गवर्नर के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना था?
तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ये आपका स्थित है कलकत्ता में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो यह किया गया था विलियम्स इमर्सन के द्वारा, तो इसे भी ध्यान में रखें आप। अगला सवाल देख लेते हैं। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो द्रव में जो पृष्ठ तनाव होती है वह होती है अणुओं के बीच जो ससंजक बल होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स होती है, उसके कारण। अब आप समझ लें कि ये कोहेसिव फोर्स क्या होती है। तो कोहेसिव फोर्स उस तरह का एक आकर्षण बल होता है जो कि एक ही जैसे, यानी कि एक प्रकार के जो अणु होते हैं उनके बीच में कार्य करता है। अब यहाँ पर पृष्ठ तनाव को भी समझ ले कि यह पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन किसी भी द्रव की वैसी प्रकृति होती है जिसमें कि वह द्रव जो है वह अपने क्षेत्रफल को कम से कम यानी कि न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह अफगान और मराठों के बीच में हुई थी, और इस युद्ध में मराठे जो हैं इनकी हार हुई थी, ठीक है। और मराठों का नेतृत्व किसने किया, तो यह किया गया था सदाशिव राव के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी, तो यह हुई थी 14 जनवरी 1761 को, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1951 से 1956 तक, और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह था सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर वायु के दबाव पर क्या असर होता है। तो वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो वायु का दबाव है वह होने लगता है कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रारंभ किसने किया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसको प्रारंभ किया गया था 1961 ईस्वी में, और इसको शुरू किया था शांति प्रसाद जैन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय भाषाओं की जो साहित्य है उसी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इसको लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। और ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा है E.M. फॉर्स्टर ने। तो इन चारों को याद रखें आप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ होती है वह एनोड की काम करती है, ठीक है। एनोड यानी कि पॉजिटिव की। और निगेटिव का काम कौन करता है, तो निगेटिव का काम यानी कि कैथोड का काम कौन करता है। तो जो बर्तन होता है ना जिंक का, जिसमें कि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भरे होते हैं, वही जिंक का जो बर्तन है वह कैथोड की काम करती है, यानी कि निगेटिव की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे जीके के 25 इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरह के जीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो वह आपसे मिस ना हो और इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे।